आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। थॉमस एडिसन, ये बात है 1881 की, जब थॉमस एडिसन ने पहला पावर प्लांट बनाया। थॉमस एडिसन इस पावर प्लांट की बिजली को कंज्यूमर्स, घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाना चाहता था। थॉमस एडिसन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब करीब के घरों को बिजली दी गई तो वो तो ईज़िली जो है वो कामयाब हो गया, इसमें करीब के घर तो उस इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो यूज़ कर पाए, लेकिन जब उसने दूर दराज इलाकों को बिजली सप्लाई करना चाहिए तो वो इसमें फ़ेल हो गया। थॉमस एडिसन इस चीज़ का जवाब जाने बगैर ही दुनिया से चला गया कि ऐसा क्यों होता है। फिर बात आई ट्रांसफार्मर की। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ईजाद हुआ ट्रांसफार्मर, जिससे इस बात को मुमकिन बनाया जा सका कि बिजली को दूर दराज इलाकों में भेजा जा सके। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रिकल पावर या कोई भी पावर का फॉर्मूला होता है V/I, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। इलेक्ट्रिक पावर दो वेरिएबल्स की शक्ल में ट्रांसफ़र होती है। एक है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे पोटेंशियल वेरिएबल कहते हैं, और एक है करंट, जिसे काइनेटिक वेरिएबल कहते हैं। आइए इसे एक मिसाल की मिसाल है उससे समझते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जब हम लो वोल्टेज पे पावर को सप्लाई करते हैं तो वो सप्लाई नहीं होती दूर इलाकों तक। फ़र्ज़ किया कि पावर प्लांट 500 मेगावाट पावर बना रहा है, जो कि कांस्टेंट है। हम इस पावर को बहुत दूर इलाकों में भेजना चाहते हैं। अगर हम इस 500 मेगावाट पावर को भेजने के लिए 220 वोल्ट वोल्टेज का इंतखाब करें, तो चलिए अब हम करंट की वैल्यू मालूम करते हैं। पावर का जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था P/VI, उस फार्मूले में अगर हम जो है वो वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट पुट करें तो करंट की वैल्यू 22,72,727 एम्पेयर आती है। अब हम इन्हीं कैलकुलेशन को करते हैं। अगर हम वोल्टेज को 220 वोल्ट की बजाय 220 किलो वोल्ट कर दें तो ज़रा देखिए क्या तब्दीली आती है। अब जब हम करंट कैलकुलेट करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कम होकर 2000 एम्पेयर रह जाता है। पहले 22 लाख एम्पेयर था और अब सिर्फ 2000 एम्पेयर रह गया। यही नहीं, अगर हम वोल्टेज को मज़ीद बढ़ाकर 500 किलो वोल्ट कर दें तो अब ये करंट जो है वो सिर्फ 1000 एम्पेयर हो जाएगा। इससे हमें ये मालूम हुआ कि कांस्टेंट पावर पर वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम होता है। ऐसा कांस्टेंट पावर पर होता है, अगर पावर कांस्टेंट ना हो तो ऐसा नहीं होता, जैसा कि हम ओम्स लॉ में देखते हैं। ओम्स लॉ में पावर कांस्टेंट नहीं होती तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाता है, लेकिन अगर पावर कांस्टेंट हो तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो जाता है, जैसा कि इस मिसाल से वाज़े हो रहा है। अब करंट के कम होने से हमें क्या फ़ायदा होता है और करंट के ज़्यादा होने से हमें क्या नुकसान होता है, यहाँ देखते हैं। ये मेरे पास ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिनकी मदद से पावर दूर दराज इलाकों तक एक शहर से दूसरे शहर तक लेके जाई जाती है। इलेक्ट्रिक पावर इन वायर्स की रेजिस्टेंस की वजह से वायर्स के अंदर लॉस हो जाती है। पावर लॉस का जो फॉर्मूला है वो I² मल्टीप्लाइड बाय R है। इसका मतलब है एट कांस्टेंट पावर ऑफ सोर्स व्हेन वोल्टेज इज लो, करंट थ्रू द वायर विल बी हाई एंड पावर लॉस विल आल्सो बी हाई। कांस्टेंट पावर के ऊपर अगर आप सोर्स का लो वोल्टेज रखें तो करंट बढ़ जाएगा, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, और करंट का स्क्वायर भी बढ़ेगा तो पावर लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सारी की सारी पावर तो तारों में ही ज़ाय हो जाएगी, तो दूर इलाके तक बिजली नहीं पहुंचेगी। ये उस सवाल का जवाब था जिसे थॉमस एडिसन मालूम करना चाहता था। इन कैलकुलेशन से पता चला कि अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो वोल्टेज को स्टेप अप करे, यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे। नॉर्मली जो जनरेटर वोल्टेज बनाता है, जनरेटर जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है वो 11,000 वोल्ट से लेकर 25,000 वोल्ट तक बनाता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है। हमें 2 लाख से लेकर 5 लाख वोल्ट तक की ज़रूरत है। अगर हम इतना वोल्टेज हाई कर लें तो हमारी पावर लॉसेस कम होंगी, क्योंकि करंट बहुत कम हो जाएगा, वरना हम अपनी पावर को इकोनॉमिकली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ये वो 3 इंजीनियर्स हैं जिनकी कोशिशों की बदौलत हम ट्रांसफार्मर बना सकें। माइकल फैराडे ने 1831 में हमें ये बता दिया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसके इर्द गिर्द करंट बन जाता है, यानी कि EMF इंड्यूस होता है, जिसे फैराडेज लॉ कहते हैं।
फेराडेज लॉ को इस्तेमाल करते हुए इन 3 इंजीनियर्स ने ट्रांसफार्मर बनाया। इन तीनों इंजीनियर्स में जो ओतो ब्लाटी था, ओतो ब्लाटी ने ट्रांसफार्मर का नाम दिया। ये 3 इंजीनियर्स 1885 में इन्होंने ट्रांसफार्मर बनाया और 1889 में ये ट्रांसफार्मर जो है वो इसे ऑथोराइज़ किया गया। गवर्नमेंट ने इनको मैन्युफैक्चर करने का राइट दिया 1889 में। तो ये 3 इंजीनियर्स ओतो ब्लाटी, मिक्शा डेरी और कैरोले ज़िपरनोस्की है, जो कि हंगरी के 3 इंजीनियर्स थे। तो इन्होंने एक डिवाइस बनाई। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या आइडिया दिया। इन 3 साइंटिस्ट ने म्यूचुअल इंडक्शन का उसूल इस्तेमाल किया। ओतो ब्लाटी का ये कहना था कि अगर एक कॉइल को किसी सोर्स के साथ जोड़ा जाए और इस कॉइल में से करंट गुजारा जाए तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इसके पास में पड़ी हुई कॉइल में से भी गुजरेगा और उसी लिहाज से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स साथ वाली कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। हालांकि वो कॉइल इस कॉइल के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जो कि फैराडे ने कहा था। अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ऐसा करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकंड में कई मरतबा अपनी वैल्यू चेंज करता है। तो चूंकि करंट चेंज होता है तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से गुजरेगा तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। यही वो कॉन्सेप्ट था जिसकी बुनियाद पर ईएमएफ को बढ़ा दिया गया, यानी कि वोल्टेज को स्टेप अप करने के हम काबिल हुए, और जब वोल्टेज को बढ़ाने के हम काबिल हो गए तो फिर इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करना पॉसिबल हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास इस प्राइमरी कॉइल में, सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर के पार्ट्स देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्राइमरी कॉइल होती है। कॉइल का जिक्र हम पिछली वीडियोस में भी करते आए हैं। ये क्या होती है, यानी कि किसी भी कंडक्टर को जो है वो एक्सियली लपेट दिया जाए तो ये कॉइल होती है। ऐसे वाइंडिंग भी बोलते हैं, वाइंड का मतलब है लपेट देना। तो कंडक्टर को लपेटें तो कॉइल बनती है। इसके जितने बल होते हैं, कंडक्टर को हम जितने बल देते हैं उससे हम नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं। ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है। इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और इस कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल को हमेशा सोर्स के साथ जोड़ा जाता है। जिस वोल्टेज को आपने स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है उसे प्राइमरी पे जोड़ देते हैं, और जहाँ से हमने आउटपुट लेनी है, यानी कि वोल्टेज को आगे भेजना है, उसे सेकेंडरी पे ले देते हैं। इस फिगर में मेरे पास प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसे NP से ज़ाहिर किया गया है, और सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को NS से ज़ाहिर किया गया है। इस केस में अगर NP 2 हो और NS 4 हो, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स 4 हों, तो हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट से कि ये वोल्टेज डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कई गुना बढ़ा सकता है, जैसा कि इसने यहाँ पे डबल कर दिया। इसी तरह ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 10 गुना भी बढ़ा सकता है और कई लाख गुना भी बढ़ा सकता है। तो ओतो ब्लाटी का जो ये कॉन्सेप्ट था कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या है। अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स 3 functions. The first one function is transformer step up or steps down the voltage level. It steps up or steps down the current level also. It changes the impedance. And fourth one, it does not change power. आइडियल ट्रांसफार्मर जो है वो पावर चेंज नहीं करता। स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज से क्या मुराद है? अगर आप प्राइमरी के ऊपर जो है वो कम वोल्टेज दें तो ट्रांसफार्मर उसे बढ़ा सकता है। अगर आप प्राइमरी के ऊपर ज़्यादा वोल्टेज दें तो आप ट्रांसफार्मर उसे मज़ीद कम भी कर सकता है। तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा दे उसे स्टेप अप कहते हैं, और जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर दे उसे स्टेप डाउन कहते हैं। ट्रांसफार्मर करंट को बढ़ा घटा भी सकता है। इसी तरह ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस को भी कम कर देता है, जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अगर मैं कोई आइडियल ट्रांसफार्मर बना लूँ जिसमें कोई भी पावर लॉस ना हो, तो उस केस में जितनी पावर आप प्राइमरी पे देंगे उतनी ही पावर सेकेंडरी पे मिलेगी हमें। यानी कि ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता, आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल ट्रांसफार्मर बनाना मुमकिन नहीं है, उसकी वजह भी हम देखेंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी की पावर सेकेंडरी की पावर के बराबर होती है, लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाता है, करंट भी चेंज हो जाता है और इम्पीडेंस भी चेंज हो जाता है। अब हम फैराडेज लॉ इस्तेमाल करके देखते हैं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कैसे स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है।
ये मेरे पास वही फिगर है जो हमने पहले भी देखी है। यहाँ पे NP नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल की। अगर प्राइमरी कॉइल में से करंट IP गुजरे और उस IP का फ्लक्स फाई हो जो कि चेंज हो रहा हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होगा। और फैराडेज लॉ के मुताबिक EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। पिछली वीडियोस में हम फैराडेज लॉ पढ़ चुके हैं। इसी तरह यही चेंज होता हुआ फ्लक्स, सेम फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को भी लिंक करेगा। इस फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है वो सेकेंडरी में EMF इंड्यूस करेगा और इस फॉर्मूले से वो EMF हम देंगे। ज़रा देखिए कि दोनों कॉइलों को, क्योंकि सेम फ्लक्स लिंक कर रहा है इस कोर के थ्रू, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, सेंट्रल पार्ट। इस कोर के इस्तेमाल की भी हम बात करते हैं कि हम क्यों ये कोर इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इस फॉर्मूला को देखते हैं। तो प्राइमरी के EMF का फॉर्मूला फैराडे के लॉ के मुताबिक ये आता है और सेकेंडरी EMF का फॉर्मूला ये आता है। अब हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड EMF हमेशा अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है, तो फिर प्राइमरी का अप्लाइड वोल्टेज नेगेटिव ऑफ बैक EMF होगा, यानी कि इस इंड्यूस्ड EMF का नेगेटिव होगा, जो कि प्लस NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आएगा। इस तरह सेकेंडरी का जो वोल्टेज VS है, VS और चीज़ है, इंड्यूस्ड EMF और चीज़ है। तो जो आपके पास VS है वो प्लस NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो हमारे पास फॉर्मूला आता है VP ओवर VS इज इक्वल टू NP ओवर NS। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएं तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। इस NP और NS को हम टर्न्स रेशो कहते हैं। अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हों तो इस A की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए वोल्टेज स्टेप अप हो जाता है। हमने पहले ही कहा था कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर के बराबर होती है। प्राइमरी पावर VP IP है और सेकेंडरी पावर VS IS है। अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ पे उलट रिलेशन निकलता है। यहाँ VP और VS NP और NS के बराबर है, यहाँ VP और VS IS और IP के बराबर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप जिस भी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उसमें करंट कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं तो सेकेंडरी का करंट कम हो जाएगा। अगर आप प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं तो प्राइमरी का करंट कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं तो प्राइमरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा, और अगर आप सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं तो सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा। यानी कि वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है और करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये ट्रांसफार्मर की एनिमेशन या यहाँ पे जो एक एग्जांपल दी गई है जो वोल्टेज को डबल कर देता है। अब यहाँ पे हम एक छोटे से और कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं और फिर देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पावर को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। एक होता है जनरेटर का वोल्टेज, यानी कि जो सोर्स बिजली बना रहा है उसका वोल्टेज, और एक होता है वोल्टेज ड्रॉप इन द वायर। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना। जनरेटर वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा, जबकि वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जनरेटर वोल्टेज और चीज़ है और वोल्टेज ड्रॉप और चीज़ है। इसकी वजह यही है कि हमने कहा था कि जनरेटर की पावर कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट पावर पे वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम होता है। पावर लाइन के अंदर जो पावर लॉस है वो कांस्टेंट नहीं होता। यही वजह है कि अगर पावर कांस्टेंट ना हो तो फिर वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ जाता है। वोल्टेज के बढ़ाने से करंट का कम हो जाना सिर्फ कांस्टेंट पावर के लिए सच है और किसी केस के लिए भी सच नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं कि पावर को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, और इसी से हमें वो आंसर मिलेगा कि एडिसन दूर दराज इलाकों तक बिजली को क्यों नहीं पहुंचा सकता था। ये मेरे पास एक पावर हाउस है। इस पावर हाउस के जनरेटर में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है
हमने इसे, ये तरबेला है मिसाल के तौर पर, हमने इसे तरबेला से लाहौर पहुंचाना है। ये लाहौर है और तरबेला से लाहौर का फासला बहुत है, बहुत ज़्यादा है, कई 100 किलोमीटर है। अब इतने 100 किलोमीटर दूर अगर हम पावर भेजते हैं तो वो तारों के अंदर ही ज़ाय हो जाती है, लाहौर को नहीं मिलती। ऐसा एडिसन के केस में हुआ। अब जो साइंटिस्ट ने आइडिया दिया वो क्या दिया कि जनरेटर 11 किलोवोल्ट के ऊपर पावर बना रहा है। अगर हम इस 11 किलोवोल्ट को स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर 220 किलोवोल्ट कर लें तो क्या होगा, करंट बहुत कम हो जाएगा। जब करंट कम होगा तो पावर लॉस I²R जो वायर्स के अंदर होता है वो भी कम हो जाएगा, तो बहुत कम पावर वायर्स में लॉस होगी और हमारी पावर लाहौर पहुंच जाएगी। अब लाहौर पहुंचने के बाद हम इस पावर को इसी वोल्टेज पे शहर के अंदर दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना हैवी वोल्टेज है कि अपने रेंज में आने वाली हर चीज़ को फाड़ देगा, नुकसान हो जाएगा, इससे जानी नुकसान बहुत होगा। इसलिए हाई वोल्टेज लाइन कभी भी पॉपुलेटेड एरिया के अंदर हम दाखिल नहीं कर सकते। तो फिर अगर हमने लाहौर शहर के अंदर वायर लेके जानी है तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप 220 किलोवोल्ट की लाइन वहाँ लेके जाएं। तो हम ऐसा करने के लिए, क्योंकि अब हमारा फासला तो कवर हो गया है, अब थोड़ा फासला है, अब शहर के अंदर तो हम दाखिल हो गए हैं, हम यहाँ पे फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं और इस वोल्टेज को फिर से स्टेप डाउन करते हैं। अब ये पावर फिर से 11 किलोवोल्ट की स्टेप डाउन होकर लाहौर में एंटर हो जाती है और आपके ये किसी टाउन में आ गई। फॉर एग्जांपल ये मॉडल टाउन में आ गई है। अब मॉडल टाउन के जो घर हैं वो तो 220 वोल्ट की बिजली उनको तो चाहिए। 11 किलोवोल्ट की जो वायर है घरों के अंदर तो बहुत ख़तरनाक है। घर के अंदर अगर आप 11 किलोवोल्ट की वायर गुजारें तो वो आपको दूर से खींच लेगी, जानी नुकसान हो जाएगा। तो घर के अंदर हम 220 वोल्ट से ज़्यादा की वायर नहीं लगा सकते, इसलिए घरों को बिजली देने के लिए एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो कि आपके मोहल्लों में, आपकी हर गली के नुक्कड़ पे पड़ा होता है। ये 11 किलोवोल्ट को वापस 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा और अब आप इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में सेफली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक और ओवरव्यू दिखाया गया है। यहाँ जो जनरेटर लगा है इस पावर प्लांट में, उसने 12 किलोवोल्ट पर पावर प्रोड्यूस की। इसे स्टेप अप किया गया 400 किलोवोल्ट पे, क्योंकि आपने ज़्यादा फासला, अगर फासला ज़्यादा हो तो फिर वोल्टेज भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो 400 किलोवोल्ट पे हमें स्टेप अप किया और बहुत लंबा फासला जो है वो तय करवाया। जब ये शहर के अंदर एंटर होने लगी तो वहाँ एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के अब इस पावर को शहर के अंदर भेज दिया गया। और घर को देने के लिए यहाँ एक और मोहल्ले का जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये पोल्स के ऊपर, ये पोल्स हैं आपके खंबे हैं, इनके ऊपर पड़े होते हैं और यहाँ से ये बिजली घर को दे दी गई। इंडस्ट्रीज़ को हम 13 किलोवोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, क्योंकि वहाँ जो उनका जो मेन पैनल है वो इंडस्ट्री के एक साइड पे पड़ा होता है और वहाँ सेफ्टी मेजर्स होती हैं। तो इंडस्ट्री के भी अंदर हम ये वायर नहीं लेके जाते, हम इंडस्ट्री के बाहर इनका मेन पैनल लगाते हैं। तो ये था कि इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है। अभी हमने इससे पहले कहा था कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है। अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो तो वोल्टेज को बढ़ा देता है, और अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स से कम हो तो वोल्टेज कम हो जाता है, स्टेप डाउन हो जाता है। इसी बुनियाद पर ट्रांसफार्मर की दो मेन टाइप्स हैं। अ ट्रांसफार्मर हैविंग सेकेंडरी वोल्टेज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अ ट्रांसफार्मर having secondary voltage less than primary voltage is called step down transformer। step up ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के वोल्टेज से ज़्यादा होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है, यानी कि सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के वोल्टेज से कम होता है। तो ये दो मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा भी ट्रांसफार्मर की बहुत टाइप्स हैं, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो ये दो मेन टाइप्स आपके कोर्स का हिस्सा हैं। अब हमने एक बात की थी कि आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पे आप जितनी पावर देते हैं आउटपुट पे भी उतनी ही पावर मिलती है। लेकिन हमने साथ ही साथ ये कहा था कि हम आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं बना सकते। अभी तक ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं बना जिसमें लॉस ज़ीरो हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ पावर लॉस होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितने किस्म के लॉसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर 3 किस्म के लॉसेस होते हैं। सबसे पहले लॉसेस हैं कॉपर लॉसेस,
क्योंकि ट्रांसफार्मर की कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स, जो कि कॉपर से बनी होती हैं, तो कॉपर की वायर की अपनी रेजिस्टेंस होती है और उस रेजिस्टेंस के खिलाफ जो हमारी एनर्जी ज़ाय हो जाती है उसे कॉपर लॉस कहते हैं। इसका फार्मूला I²R होता है। तो ये है हमारे कॉपर लॉस। अब हमने अगर ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर देखें तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के अंदर से करंट गुजरता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड इस कोर में से होता हुआ सेकेंडरी कॉइल में से गुजरता है। तो इस कोर में भी कोई पावर जो है वो लॉस हो जाती है, उसे कोर लॉसेस कहते हैं। तो दो किस्म के लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में, कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस। कोर लॉसेस की आगे दो किस्में हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो चलिए देखते हैं। ये कॉपर लॉसेस तो सिंपल है, हम इन्हें मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। आपको पता है कि वायर के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पावर लूज हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये एडी करंट लॉस क्या है और हिस्टैरिसीस लॉस क्या है। ये जो मेरे पास कोर है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल की है, तभी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर में से पास करता है तो इस कोर में थोड़ी बहुत जो है वो कंडक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है। हम चाहते ये हैं कि कोर की रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, यानी कि कोर ऐसी हो जो मैग्नेटिक फील्ड को तो ज़ीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे और इलेक्ट्रिक करंट को ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से गुजारे, इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने ही ना दे। ऐसी कोर बनाना चाहते हैं, लेकिन आइडियल कोर हम बना नहीं सकते। तो फिर भी कोर की जो रेजिस्टेंस है इन्फिनिट नहीं होती, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो फाइनाइट होती है। जब ये चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से गुजरता है तो एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक जब भी फेराडेज लॉ के मुताबिक जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है इलेक्ट्रिक करंट ज़रूर प्रोड्यूस होता है। तो राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये है तो करंट इस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि बैक साइड से ऊपर की जानिब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। ये जो करंट कोर के अंदर ना चाहते हुए बन गया है, इस करंट को हम कहते हैं एडी करंट। और ये क्यों होता है? कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से इस मैग्नेटिक फ्लक्स के इर्द गिर्द सर्कुलर इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ज़रा देखिए, ये करंट यहीं पे घूमता रहता है, ना तो ये आगे जाता है ना पीछे जाता है। तो ऐसा करंट जो बन गया है ये हमारे किसी काम का नहीं है। और लेकिन करंट के पास एनर्जी तो है, तो हम कहते हैं ये एनर्जी हमारे किसी काम नहीं आई, ये एनर्जी लॉस हो गई है। तो एडी करंट की वजह से जो लॉस होती है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक पावर लॉस हो जाती है इस फॉर्म में, उसे एडी करंट लॉस कहते हैं। ये पहला लॉस है जिसे हम एडी करंट लॉस कहते हैं। When changing magnetic flux passes through core, current is induced in the core. This current is called eddy current, which is not useful. So this energy loss in the form of eddy current is called eddy current loss. दूसरा लॉस हमारे पास है हिस्टैरिसीस लॉस। लेकिन हिस्टैरिसीस लॉस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के बनने का क्या मतलब है, यानी कि मकनातीस लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ क्यों खींचता है। हम जानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। ये याद रख लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं, और घूमना एक्सेलरेशन ही होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की हर चीज़ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। लेकिन कुछ चीज़ें लोहे की चीज़ों को खींचती हैं, कुछ चीज़ें नहीं खींचती। उसकी वजह ये होती है कि दुनिया की हर चीज़ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं वो ऐड नहीं होते। कुछ जो है मटेरियल्स हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे मौजूद होता है। ज़्यादातर चीज़ों में मैग्नेटिक फील्ड आपस में ही कैंसिल हो जाता है, यानी कि इस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की जानब है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का नीचे की जानब होगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और आपको जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक नज़र नहीं आएगा। हम यहाँ देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होता है। ये रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जब घूमते हैं तो साथ ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर पैदा होगा, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि मैग्नेटाइजेशन
द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग मैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। आयरन या दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, उसे मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हमने पीछे देखा कि एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटाइजेशन होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, घूमेंगे या वैसे स्पीड अप होंगे, अपनी स्पीड को चेंज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मकनातीसियत पैदा होगी। अब ये किसी भी अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल की जो है वो तस्वीर दिखाई गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुनिया की हर चीज़ के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, क्योंकि हर चीज़ एटमों से बनी है और एटम के इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि इस वाले जो एटम है, ये एटम्स का एक ग्रुप है, इसे डोमेन कहते हैं, इलाका। इस इलाके का मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की जानब है तो इस इलाके का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की जानब होगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो ओवरऑल आपको जो है वो, अगर आप इस मटेरियल को लोहे की चीज़ों के करीब लेकर जाएँ तो ये उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके सारे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही कैंसिल हो जाएंगे और ये अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल होगा। लेकिन याद रखें, अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल में भी छोटे छोटे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, उनके तमाम डोमेन्स के जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, यानी कि इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो भी इधर को ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, इसके भी इधर को, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाते हैं। जब वो ऐड हो जाते हैं तो अब ये मटेरियल लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि ये मैग्नेटाइज है। ये भी मैग्नेटाइज हुआ था, लेकिन ये आपस में ही कैंसिल होके अपनी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज़ खो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि डोमेन्स को एक सिमत में करना, यानी कि डोमेन्स के मैग्नेटिक फील्ड्स को अलाइन करना, और इस चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, वरना डोमेन्स अलाइन नहीं होती, क्योंकि हमें एटम्स की ओरिएंटेशन बदलना होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेट्स, उनको मैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह इन मटेरियल्स को डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर आपने इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कैंसिल करना है, डोमेन्स इस तरफ मूव कर चुकी हैं, तो आपको फिर से इनके मुंह जो है वो टेढ़े करने पड़ेंगे, तो आपको फिर एनर्जी चाहिए होगी। तो कोर जो आपकी ये जो होता है फेरोमैग्नेट मटेरियल, इसको मैग्नेटाइज करना हो तो भी एनर्जी चाहिए, इसको डीमैग्नेटाइज करना हो तो भी एनर्जी चाहिए, और इसी एनर्जी को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है, इसका पहले पर्पस देख लेते हैं। ये कोर भी फेरोमैग्नेट की बनी हुई है, तो इस कोर को मैग्नेटाइज भी करना पड़ता है और डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये कोर है, ये कोर मैग्नेटाइज होगी तो फ्लक्स इसमें से गुजरेगा, वरना नहीं गुजरेगा। तो इस कोर को मैग्नेटाइज भी करना पड़ता है और डीमैग्नेटाइज भी, और ऐसा करने के लिए जो एनर्जी हमारी ज़ाय हो जाती है, क्योंकि एनर्जी हमारे किसी काम नहीं आती, आगे तो हम लोड को तो नहीं देते एनर्जी, ये कोर को ही मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में लगी होती है। इस एनर्जी को कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड टू डीमैग्नेटाइज द कोर is called hysteresis energy, as this energy is not useful, does not included in our system, this is called hysteresis loss। क्योंकि ये एनर्जी आगे आउटपुट यानी कि घर को तो मिलती नहीं है, ये वैसे ही ज़ाय हो जाती, तो इसे लॉस कहते हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये थे ट्रांसफार्मर के दो किस्म के लॉसेस, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। इसमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस जो है ये कोर के अंदर होते हैं, और कॉपर लॉस जो है वो वाइंडिंग के अंदर होते हैं, यानी कि कॉइल के अंदर। और आपने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होती है और कॉइल होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये कोर इस्तेमाल ना करते तो क्या होता। अगर हम ट्रांसफार्मर की इन कॉइलों को करीब करीब रख देते तो भी इस वाली कॉइल का चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से गुजर जाना था और ईएमएफ इंड्यूस हो जाना था। लेकिन ऐसा करने से जो ईएमएफ इंड्यूस होना था वो बहुत कमज़ोर होना था। उसकी वजह ये है कि अगर हम ये कोर ना लगाएं तो दोनों कॉइलों के दरमियान एयर होगी, हवा होगी, जो कि एक अच्छा परमिएबल मटेरियल नहीं है। ये एक बहुत ही वीक परमिएबल मटेरियल है, इसकी परमिएबिलिटी बहुत लो है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा इसमें से पास नहीं होना था और बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स वैसे ही ज़ाय हो जाना था, यानी कि लॉसेस ने बढ़ जाना था। तो यहाँ पे जो है वो हमारा ईएमएफ पूरा प्रोड्यूस नहीं होना था, यानी कि हमारी एनर्जी, ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाना था, हमारी एनर्जी ज़ाय हो जानी थी। तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे के ईएमएफ प्रोड्यूस करना पड़ना था। अब हमने देखा कि आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम होती है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर
और इनपुट पावर बराबर होते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से थोड़ी सी कम होती है और आउटपुट पावर इनपुट पावर माइनस लॉसेस, अगर हम इनपुट पावर में से वो लॉसेस निकाल दें तो फिर आउटपुट पावर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट की इनपुट से जो रेशो है वो 1 से हमेशा छोटी होगी। इसी रेशो को ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कहते हैं कि ट्रांसफार्मर की काबिलियत क्या है। एक अच्छा ट्रांसफार्मर आउटपुट और इनपुट पावर में फ़र्क बहुत कम रखता है, यानी कि जितनी पावर उसे इनपुट पे दें उतनी ही पावर वो आउटपुट पे दे दे, हमारी कोई पावर ज़ाया ना हो, तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आउटपुट पावर इनपुट पावर से थोड़ी सी कम होती है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा फिर आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस है इनको मिनिमाइज कैसे किया जाए, कम से कम किया जाए। हम चाहते हैं कि ये लॉसेस ख़त्म हो जाएं। यहाँ ये जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, एफिशिएंसी हमेशा परसेंट में दी जाती है, तो ये वैसे एफिशिएंसी है और यहाँ पे इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडी करंट को कैसे रिड्यूस किया जाता है और फिर हम देखेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे रिड्यूस किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास एक परमानेंट कोर दिखाई गई है। ये जो परमानेंट कोर है ये सिंगल मेटल से बनी है, यानी कि एक बड़ा सारा जो है वो हमने टुकड़ा ले लिया है फेरोमैग्नेट का। सिलिकॉन स्टील एक फेरोमैग्नेट है, हमने सिलिकॉन स्टील का एक ही बड़ा सारा टुकड़ा ले लिया। जब हम ऐसा टुकड़ा लेते हैं तो इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से चेंज होता है तो एडी करंट को बहुत ज़्यादा रास्ता मिलता है, क्योंकि आपको पता है एडी करंट इस तरह, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बह रहा है तो एडी करंट इस तरह सर्कुलर होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड रेड लाइन में जा रहा है तो एडी करंट ब्लू एरोस की फॉर्म में होगा। तो एडी करंट को बनने के लिए बड़ा अच्छा रास्ता मिल जाएगा, अच्छा खासा। तो इस केस में एडी करंट जो है वो ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि ऐसी कोर जो आपने ये बनाई है सिलिकॉन स्टील का एक ही पीस लिया है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हम चाहते हैं कि कोर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो ताकि एडी करंट बने ही ना। तो इसका हम एक कोशिश ये करते हैं कि हम जो है वो बजाय इसके कि इस तरह की एक जो है वो कोर बनाएं, हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं, चादरें काट लेते हैं सिलिकॉन स्टील की। हर चादर को दोनों तरफ से इंसुलेटर चढ़ा देते हैं और फिर इन चादरों को जोड़कर कॉइल का एरिया मुकम्मल करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हर 2 कॉइल की जो लेमिनेशंस हैं, हर 2 कॉइल की जो चादरें हैं, शीट्स हैं, उनके दरमियान इंसुलेटर है। तो अब एडी करंट एक चादर से दूसरी चादर में फ्लो नहीं कर सकेगा, बस इन्हीं छोटे छोटे इलाकों में जो है वो घूमता रहेगा। तो ऐसा करने से एडी करंट कम हो जाएगा। जब एडी करंट कम होगा तो एडी करंट का लॉस भी कम हो जाएगा। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर की रेजिस्टेंस बढ़ाई जाती है और आइडियल ट्रांसफार्मर की कोर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं और देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे कम किया जाए। ये जो मेरे पास कोर है, अगर हम एक ऐसे मटेरियल की बनाएं जिसकी परमिएबिलिटी बहुत हाई है तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सकता है। यानी कि परमिएबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है एक ऐसी कोर जो थोड़े से जो है वो एनर्जी के साथ मैग्नेटाइज हो जाए और थोड़ी सी एनर्जी के साथ डीमैग्नेटाइज हो जाए। और मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने की जो एनर्जी है उसी को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस एनर्जी। तो अगर कम एनर्जी पे कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी, अच्छी कोर है जिसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है वो कोर है, तो कम एनर्जी पे अगर वो मैग्नेटाइज हो जाएगी तो ऐसी कोर जो कम एनर्जी पे मैग्नेटाइज होगी उसका हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होगा। तो आज हमने ट्रांसफार्मर के बारे में सीखा, उसकी डिटेल देखी कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस तरह ट्रांसफार्मर ने इलेक्ट्रिक पावर के कई हज़ार किलोमीटर दूर तक के इलाकों में तरसील को मुमकिन बनाया। इसी की मदद से जो है वो हमने इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट किया। एक बात याद रखें कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट पे ऑपरेट करता है, डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट नहीं करता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में एक कॉइल का चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में से गुजरता है। अगर हम डायरेक्ट करंट यूज़ करें तो उसका तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रांसफार्मर किस उसूल पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि हमने 15.5 टॉपिक में भी पढ़ा था। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।